हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे से कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रोजगार विद रमेश के साथ। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ। इसके मैंने टॉप 75 क्वेश्चन करा दिए हैं और नेक्स्ट आगे आज 76 से आ जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि ग्रुप डी एग्जाम में साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप देखिए कि मैं आपको अभी तो मिक्स क्वेश्चन करा रही हूँ, जो एग्जाम के अंदर कौन कौन से किस किस एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन करा रही हूँ। और आगे मैं आपको फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री के अलग, साइंस के अलग 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 तरीके से करा दूंगी। तो अभी तो हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आता है फर्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार से आएगा। समुद्र के पानी में जो नमक होता है उसको निकालने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। यानी आप सभी जानते हैं कि जो नमक होता है वो समुद्र से निकाला जाता है, तो उसको कौन सी विधि के द्वारा इसको अलग निकाला जाता है, यानी इसके द्वारा उसको अलग किया जाता है। तो वो हो जाएगा वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र के पानी से नमक अलग करने के लिए वाष्पीकरण का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, समुद्र के पानी को खुले या फिर छोटे तालाब में मतलब इकट्ठा किया जाता है और सूर्य की गर्मी से वाष्पित होकर जब नमक उसमें बंद रह जाएगा और पानी होता है जो वाष्पित होकर उड़ जाते हैं, यानी मतलब उड़ जाएगा और जो नीचे जो क्रिस्टल के रूप में नमक इसमें जमा होने लग जाएगा, तब जाके नमक इसमें से अलग हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में बदला जाता है। यानी कौन सी ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू तेल को वेजिटेबल घी के अंदर हम बदल सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं। तो क्या होता है फ्रेंड्स, हाइड्रोजनीकरण। ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजनीकरण के द्वारा हम वनस्पति तेल को घी में बदल सकते हैं। समझ में आया। यानी वह यह ऐसी विधि होती है जिसमें वनस्पति तेल को घी में चेंज कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो वनस्पति तेल होते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म किया जाता है और मतलब ऐसे हाइड्रोजन गैस के मतलब अभिक्रिया कराई जाती है तो वो घी में बदल जाता है। समझ में आया। अब आता है नेक्स्ट, सिरके की प्रवृत्ति अम्लीय किसके कारण होती है। आप सभी जानते हैं जो सिरका होता है वो अम्लीय होता है, तो वो किसकी वजह से होता है, तो वो होता है एसिटिक अम्ल। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिरका जो अम्लीय होता है क्योंकि इसमें एसिटिक अम्ल होता है, जो कि एक कार्बनिक अम्ल होता है, और सिरके के अंदर जो एसिटिक एसिड होता है ना उसके आधार पर इसका पीएच डिपेंड करता है। समझ में आया। जो इसका पीएच होता है इसके अम्लीयता के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने किस प्रकार से इसका पीएच होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो सिरका होता है उसमें खमीर बैक्टीरिया की मदद से जो इथेनॉल होता है उसमें मतलब बार बार ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसी प्रकार से ये अम्लीय होता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार से आएगा। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है। यानी जो पॉलीथीन होता है उसका औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण के द्वारा होता है, जैसे कि कौन सा उसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो आपको पता होगा कि जो पॉलीथीन होता है उसका जो औद्योगिक उत्पादन होता है वो किसमें हो जाएगा, वो हो जाएगा मतलब कि एथिलीन के अंदर। जो मतलब एथिलीन होता है ना कि एसिटिलीन या फिर एथिलीन, तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये इथेलाइन ये हो जाएगा। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो मतलब कि ये एक प्रकार का ऐसा प्लास्टिक होता है जिसमें मतलब कि विभिन्न जैसे कि ना प्लास्टिक बैग, बोतल, पाइप आदि बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। समझ में आ गया। यानी जितने जो प्लास्टिक की चीजें होती है ना वो इसके द्वारा बनती है। इसमें जो इथेलाइन होता है ना, इसमें इसका जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में फॉर्मूला पूछते हैं, तो C2H2O4 मतलब H2O, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं। और बहुलीकरण का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ऐसी रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें छोटे छोटे अणु मिलकर एक मतलब कि मोनोमर मिलकर एक पॉलीमर बनाते हैं, जिस प्रकार से एक मतलब कि एक बड़ी श्रृंखला आगे आगे बनती चली जाती है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज एवं चट्टानों में कौन सा तत्व अधिक रूप में पाया जाता है। यानी जो खनिज एवं चट्टान होती है इसमें कौन सा तत्व सबसे इंपॉर्टेंट पाया जाता है। तो आप सभी को मैंने बताया था कि जो खनिज होते हैं ना, अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है O2। अब देखिए O2 तो हमारे ऑक्सीजन में है, मतलब ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम क्या चूज करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, नंबर 1 पे आता है O2 और नंबर 2 पे आता है सिलिकॉन। समझ में आया। यानी अगर ऑक्सीजन ऑप्शन में नहीं है तो हमें सिलिकॉन को चूज करना होगा, क्योंकि फर्स्ट ये तो सेकंड ये है, सबसे अधिक पूछा है, तो पहले आता है ऑक्सीजन उसके बाद आता है सिलिकॉन। समझ में आया। देखिए आप देखिए जो ऑक्सीजन होता है ना वो जो पृथ्वी होती है उसके पपड़ी के ऊपर सिलिकॉन के बाद मतलब प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पहले पे ऑक्सीजन आएगा, दूसरे पे सिलिकॉन आएगा, जो कि मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और जो अगर अन्य की पूछे तो एल्युमिनियम हो गया, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम आदि कुछ पाए जाते हैं। और खनिज के बारे में पूछे तो सिलिकेट, कार्बोनेट, सल्फेट, हैलाइड, ऑक्साइड, अनेक प्रकार के तत्व यहाँ पर पाए जाते हैं।
अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन साथ बनाए जाते हैं? तो कौन सा यौगिक सबसे अधिक बनता है जिसमें? देखिए इसमें मतलब कि अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे अधिक रूप में बनने वाले तो अगर तत्व की बात की जाए तो पहला था H2O और CH4, यानी मेथेन और पानी। इससे मतलब सबसे अधिक तत्व बनते हैं, यानी जो कार्बन होता है ना इसके भी बहुत अधिक बनते हैं, लेकिन जो सिलिकॉन होता है इसके भी अधिक बनते हैं। तो हमें ऑप्शन में कौन सा चूज करना है, यानी किसके सबसे ज्यादा बनते हैं, हमसे ये पूछा गया है। तो हम किसको चूज करेंगे ये बताओ। देखो पानी के भी बनते हैं, CH4 के बनते हैं, सिलिकॉन के भी बनते हैं। तो देखो सबसे ज्यादा देखो 10,000 से ज्यादा बनते हैं कार्बन के, लेकिन उससे पहले आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन का भी बहुत ज्यादा बनते हैं, नंबर 1 पे आता है सिलिकॉन, तो हमें उसी को चूज करना होगा। समझ में आया? अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो किस प्रकार से आएगा, गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम को भरना उपयोगी माना जाता है, क्यों? तो आपने मतलब सोचने की बात है कि जो गुब्बारे होते हैं उसमें हीलियम गैस का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात आती है, ये एक अक्रिय गैस होती है, जिसका अर्थ हो सकता है कि न हवा में न मतलब आग में, यानी किसी प्रकार का कोई विस्फोटक नहीं करने वाली होती है। समझ में आएगा? एकदम बिल्कुल नॉर्मल गैस होती है। इसके साथ मतलब क्या ना, ये मतलब कि जो हमारी प्रकृति हो, मनुष्य हो, यानी आप सभी जानते हैं जो गुब्बारे होते हैं वो बच्चों के खेलने के होते हैं। तो यार उसमें मतलब कि कोई भयानक गैस हो जाएगी तो बच्चों को नुकसान पहुंचाएगी। तो मतलब कि बच्चों के तरीके से देखकर उसको इस प्रकार से तैयार किया गया है कि न वो बच्चों को नुकसान पहुंचाए, न मनुष्य को, न हमारी प्रकृति को। यानी वो एक ऐसी गैस होती है जो हल्की भी होती है, सस्ती भी होती है, और मतलब किसी प्रकार का कोई विस्फोट भी नहीं करती है। समझ में आया? ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट, कार्बनिक पदार्थ को सड़ने से जो मार्सी गैस उत्पन्न होती है, अधिकांश कोयला खदानों में पाई जाने वाली गैस का नाम बताइए। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन अलग भी हो सकता है। एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि कोयला खदानों में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो कौन सी होती है? मीथेन, CH4, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि जो कोयला के खदान होते हैं वहां पर मुख्य रूप से मेथेन पाई जाती है, जो कि हवा के साथ मिलकर विस्फोट होती रहती है। आप सभी जानते हैं कि जो कोयले के खदान होते हैं वहां पे तो सेकंड के हिसाब से विस्फोट, यानी कभी यहाँ हुआ, कभी वहां हुआ, कभी वहां हुआ, हर जगह कितने विस्फोट होते रहते हैं। तो ऐसी जगह के ऊपर मेथेन गैस का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। समझ में आ गया क्यों किया जाता है? क्योंकि मीथेन गैस होती है वो मतलब हवा के जरिए भी विस्फोट कर सकती है। समझने की ना, मतलब खदान खोदने के लिए मीथेन गैस का यूज बहुत जरूर किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि बैटरी बनाने के लिए किस अमल का उपयोग किया जाता है। यानी बैटरी बनाने के लिए कौन सा अमल का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है? तो वो हो जाएगा सल्फ्यूरिक अमल। ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज बैटरी बनाने के लिए किया जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमें फॉर्मूला भी पढ़ना है। तो क्या हो जाएगा? H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला हो जाएगा। और बार बार एग्जाम पूछ दे, और जो बैटरी में अम्ल जो पानी के रूप में होता है ना, उसमें 30 से लेकर 50% क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। समझ में आया? अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कीवन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है? तो बताइए, जो कीवन की प्रक्रिया होती है उसमें सबसे अधिक उत्पादन किसका होता है? तो बताइए किसका हो जाएगा? वो हो जाएगा एथाइल अल्कोहल का। ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कीवन प्रक्रिया में सबसे अधिक उत्पादन एथाइल अल्कोहल यानी लैक्टिक एसिड का होता है, जो कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं ना, उनको अलग अलग परिस्थिति में किस प्रकार से यूज किया जाता है उसके अकॉर्डिंग इसको किया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें खमीर का भी होता है, और खमीर क्या काम करता है? सूक्ष्म जीवों में जो शर्करा होती है ना उसको इथिलॉल में मतलब चेंज करेगा, जो कि शराब और बेकिंग उद्योग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यूज होती है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर को कठोर व उछालने योग्य बनाने के लिए किस का पदार्थ का यूज किया जाता है? आप सभी जानते हैं कि जो रबर होता है बहुत लचीला होता है, लेकिन उसको कठोर बनाने के लिए तो किसका यूज किया जाता है? सल्फर का। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर जो मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल 4 मतलब जो बी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें किस प्रकार से हो जाएगा? देखिए इसमें ना एक होता है जैसे कि एक तो वल्कनीकरण होता है। इसमें क्या होता है? एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें रबर को सल्फर का गर्म किया जाएगा, जिससे रबर को ताकत मिल सके। समझ में आया? ताकि उसका जो लचीलापन है वो कम हो सके।
इसमें सल्फर के काम क्या होते हैं, सल्फर में जो रबड़ के अंदर जो अणु होते हैं ना, उनके बीच में क्रॉस लिंक बनाने से जो रबड़ होता है बहुत मजबूत और कठोर बन जाता है। जैसे कि ना टायर के रूप में यूज करना था ना, जो मोटे मोटे टायर होते हैं रबड़ के तो बने होते हैं, लेकिन वो कितने कठोर होते हैं, यानी पूरे पूरे ट्रक का वजन सह लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसका यूज किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट, सोडियम को मिट्टी में के तेल में क्यों रखा जाता है। यानी आप सभी जानते होंगे कि जो सोडियम होता है उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्या कारण होता है जिसकी वजह से सोडियम को मिट्टी के तेल में रखना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब रखते हैं। तो आपको पता होगा जो सोडियम तेल होता है वो इतना मतलब ऐसा होता है कि अगर उसको खुले में रख लेंगे तो मतलब कि वो हवा पानी सबके साथ मतलब कि तुरंत मतलब कि एक तरह से क्रिया करना आरंभ कर देता है, यानी तुरंत मतलब कि जलना स्टार्ट कर देता है। इसी वजह से मिट्टी के यानी केरोसिन के अंदर इसको रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ऐसा एक ऐसा तत्व होता है जो पानी हवा में तुरंत प्रतिक्रिया करके आग लगने का जो खतरा होता है ना, वो इसमें बहुत ज्यादा होता है। इसी वजह से सोडियम को कभी खुला नहीं रखते, हमेशा मिट्टी के तेल या फिर केरोसिन के अंदर रखा जाता है, ताकि आग लगने का जो खतरा है वो कम बन सके। यानी सोडियम एक ऐसी मतलब कि है जो मतलब ऑक्सीजन के साथ पानी के साथ मतलब हर तत्व के साथ मतलब क्रिया करने के लिए तैयार होता है। समझ में आ गया, इसलिए इसको डुबो कर रखा जाता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, गन पाउडर का मिश्रण होता है। जो गन पाउडर होता है वो किसका मिश्रण होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, गन पाउडर में अनेक चीजें होती हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, सोरा, गंधक, लकड़ी के कोयले। ऑप्शन नंबर जो सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जो देखिए वर्तमान समय में जो बारूद का मिश्रण होता है उसमें सोरा, कोमल लकड़ी, कोयला आदि गंधक के रूप में यूज किया जाता है। इसके क्वांटिटी के बारे में तो मुझे नहीं पता कितने के मिलाया जाता है, लेकिन सोरा, गंधक, लकड़ी के कोयले इसमें मोस्टली यूज होते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी रासायनिक यौगिक में सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। यानी कोई भी रासायनिक यौगिक होता है उसकी सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं। तो आप सभी को पता होगा, आप एग्जाम की तैयारी करें, थोड़ा बहुत आपने 10th-12th में पढ़ा भी होगा कि किसी भी रासायनिक यौगिक जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको बोला जाता है अणु। समझ में आया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अणु क्या होता है, अणु वो हो जाएगा कि जब किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई को मतलब कि स्वतंत्र रूप में रखेंगे तो उसकी पहचान बन सके। समझ में आ गया, यानी मतलब कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यानी उसी प्रकार जो अणु अणु आपस में जुड़ के मतलब परमाणु का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से मतलब कि H2O हो गया, 2 हाइड्रोजन मिलकर एक मतलब एक इसमें 2 हाइड्रोजन हो गया, एक इसमें ऑक्सीजन हो गया। समझ में आ गया, O2 हो गया जिसमें एक अणु है, 2 ऑक्सीजन होते हैं। तो इस प्रकार से बूंद बूंद से घड़ा भरने वाली बात इसके अंदर होती है। अब आता है नेक्स्ट, हाइपो, जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है और रासायनिक तत्व कहलाता है। यानी फोटोग्राफी में किसका यूज करते हैं, हाइपो का। तो मतलब कि वो मतलब नॉर्मल वे में उसको क्या कहा जाता है, तो उसका नाम क्या बताना है आपको, क्या हो जाएगा उसका नाम। तो देखिए फ्रेंड्स, हाइपो क्या होता है, सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोटोग्राफी में हाइपो का उपयोग क्या होता है कि मतलब कि ना जो फोटो होती है ना उसको फिक्सर, यानी कितनी मतलब एकदम HD क्वालिटी में एकदम फिक्स आनी चाहिए, मतलब कि हर चीज में एकदम क्लियरिटी से आनी चाहिए। तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है, जो कि अंदर क्या होता है, सोडियम थायोसल्फेट होता है। इसका सूत्र क्या अगर मैं आपको बताऊं तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एक सेकेंड रुकिए, Na2SO2O3। मतलब कभी पूछेंगे तो नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दी कितना बड़ा फॉर्मूला नहीं पूछते, बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले पूछते हैं, आपको सिर्फ उन पर ध्यान देना है, इतने बड़े नहीं पूछेंगे आपसे, जानते हैं। अरे इसके बाद मैं बताऊं तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो सोने की खनन में, जल उपचार में, विश्लेषण में, अनेक प्रकार से चिकित्सा क्षेत्र के अंदर इसका यूज किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट, अप्राकृतिक रूप से जो फलों को पकाने के लिए किस गैस का यूज किया जाता है। यानी आपने एक चीज नोटिस की होगी ना कि हम शाम को देखते हैं तो फसल मतलब कि फसल बिल्कुल हरी होती है और सुबह जाकर देखें तो एकदम बिल्कुल पक कर तैयार हो जाती है। तो उसमें किस प्रकार का होता है, तो देखिए फ्रेंड्स मतलब काफी जगह अलग अलग यूज किया जाता है। देखिए कुछ देश हो गया मतलब कुछ मतलब घरों में फलों को पकाने के लिए, जल्दी पकाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। कहीं कहीं पे कुछ किया जाता है, लेकिन अपने यहाँ पर क्या यूज किया जाता है उसके बारे में बताना है। तो अपने यहाँ किया जाता है एसिड यानी एथिलीन का यूज किया जाता है। इसमें देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, इसमें मतलब कि जो फल होता है जो प्राकृतिक रूप से जो पककर तैयार होगा उसका स्वाद भी अलग होगा और वो मीठा भी होगा और अच्छा भी होगा। लेकिन इस तरह से जो फल तैयार होता है वो सिर्फ खाने के लिए होगा, उसमें कुछ भी नहीं, ना कोई टेस्ट है, कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ नाम मात्र। लेकिन आज के टाइम पर मतलब फल हो चाहे सब्जी हो, उसको मतलब इसी प्रकार से तैयार किया जाता है कि तुरंत तैयार हो जाती है और मार्केट में आ जाती है और आप उसका यूज कर लेते हैं, जो मतलब कि किसी तरीके से अच्छी ना खाने में, ना मतलब कि किसी तरीके से वो अच्छी नहीं लगती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ियों को किसका उपयोग करते हैं? जैसे आप जानते हैं कि जो क्रिकेटर जो खिलाड़ी मतलब होते हैं वो क्रिकेट खेलते टाइम, कोई भी गेम खेलते टाइम मतलब उनको कमजोरी महसूस ना हो, थकान महसूस ना हो, तो मतलब एनर्जी ड्रिंक के तौर पे वो किसका यूज करते हैं? तो एनर्जी ड्रिंक के तौर पे वो कहते हैं कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज का यूज करते हैं, यानी एक तरह से मतलब ऊर्जा प्रदान कर सके उनको, जाना है, यानी ग्लूकोज के तरह, मतलब कि ना उनकी जो मांसपेशियों में ऊर्जा मिल सके, यानी मतलब वो भागने दौड़ने में सक्षम रहे, थके ना। तो उसके लिए ऑप्शन नंबर ए सुक्रोज का यूज किया जाता है। तो आप सोचिए विटामिन सी खट्टी होती, नमक का यूज करेगा कौन, और गेम खेलते हैं दूध कौन पिएगा? तो ये ऑप्शन नंबर तीनों गलत हो जाएंगे, सुक्रोज एकदम राइट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट, निम्नलिखित में सबसे कोमल कौन सा तत्व होता है? तो आपको बताना है सबसे मतलब कोमल कौन सा होता है। तो आपको पता होगा हीरा सबसे कठोर होता है, टेरिफियम कठोर होता है, पुखराज भी कठोर होता है, लेकिन जो फिटकरी होती है ना बिल्कुल ही मतलब नॉर्मल होती है, यानी ऐसे हल्की से चोट पे वो टूट जाती है जो फिटकरी, यानी अगर आप उसे हाथ से करेंगे तो हाथ से भी टूट सकती है। तो सबसे कोमल कौन सी हो जाएगी? फिटकरी। अगर सबसे हार्ड पूछे तो आपको हीरा चूज करना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कण द्वारा चले गए मार्ग की प्रकृति निर्धारित होती है, यानी कण के द्वारा चली गई जो प्रकृति होती है उसकी किस प्रकार से होती है? जो कण के द्वारा जो मार्ग होता है उसमें त्वरण के मतलब कि अपन निर्धारित करेगी, और जो इसका मतलब रहेगा ना वेग से इसको मतलब कि फिक्स रहेगी। अब देखिए हमारी जो प्रकृति होगी वो तो मतलब कि त्वरण पे निर्धारित करेगी, लेकिन जो उसका वेग रहता है ना वो बार बार चेंजमेंट होता रहता है। समझ में आ गया? अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा असंचरित बल है? तो वो कौन सा हो जाएगा जो कि असंतुलित बल रहेगा? तो वो हो जाएगा शांता का बल। समझ में आया? यानी शांता के कारण जो ध्रुव होते हैं उनकी जो परतें होती है उनके बीच जो बल लगता है उसके बारे में बताना है। जैसे कि ना एक तरह का घर्षण बल हो गया, ध्रुव बल भी कहा जाता है। और शांता क्या होती है? किसी तरह के जो है ना प्रभाव होता है उसमें प्रतिरोध उत्पन्न का काम करती है। इसकी जो न्यूटन इकाई क्या होती है? वर्ग मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी इसकी न्यूनतम इकाई। समझ में आ गया? और इसको पाइस भी कहा जाता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एटम बम की खोज किसने की थी? यानी एग्जाम के अंदर खोज के बारे में पूछते हैं, तो यानी परमाणु बम या फिर एटम बम की खोज किसने की थी? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने, यानी जिसने इसकी खोज की थी। देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, यानी जिससे की बात करते हैं इसके बारे में क्या होती है, जो परमाणु है ना हथियार के मतलब विश्व युद्ध में इसका यूज किया जाता है एटम बम का, यानी कोई मतलब या दो देशों के बीच जब लड़ाई होती है तब इसका यूज करने की यूज किया जाता है। वैसे इसका कोई यूज नहीं होता, लेकिन जब दो देश की लड़ाई होती है ना तब एटम बम परमाणु बम का यूज किया जाता है, जो कि बहुत ही मतलब कि ना अपने देश को बचाने के लिए सभी लोग इसका यूज करते हैं। तो सबका सबसे पहले अपना देश ही होता है, उसके बाद अपना घर बार आएगा। अब आता है नेक्स्ट, वायुमंडल दाब नापने वाला यंत्र कहलाता है, यानी वायुमंडल में जो दाब नापने का जो यंत्र होता है उसे क्या बोलते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, वो होता है बैरोमीटर। समझ में आया? जो बैरोमीटर से वायुमंडल का दाब मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब ये बैरोमीटर क्या काम करेगा? ये वायुमंडल में दाब, जैसे मतलब तूफान हो, समुद्र मतलब कि तूफान आ रहा हो, आंधी आ रही हो, किस प्रकार का भूकंप आ रहा हो, मतलब कोई भी गतिविधि होती है उसके बारे में बताने का काम करेगा। समझ में आता है? अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, जे.एल. बैरेट ने टेलीविजन का आविष्कार किया था, जिसमें हम देखो जो अब इस टाइम पे तो आपको टेलीविजन देखने को बहुत कम मिलेंगे क्योंकि सबके घर में एलईडी हो चुकी है, लेकिन पहले के टाइम पे टेलीविजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। उस टाइम ऐसा था कि मतलब कि 10 घरों में एक टीवी होता था, तो लोग देखने का भी चाव होता है, मतलब उस टाइम मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था। और आजकल तो हर घर में एलईडी आपको मिल जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्धता की जांच करने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है? जैसे आप सभी जानते हैं कि दूध में कितना पानी मिला हुआ है, इसकी जांच करने के लिए लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। समझ में आया? यानी दूध में जैसे कि ना इसमें क्या होता है कि लैक्टोमीटर को दूध के अंदर डुबाया जाता है, तो उसमें पता चल जाता है कि इस दूध मतलब कि कितना % शुद्ध है, यानी कि इसमें मतलब कि दूध के अंदर 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम पाव कितना पानी मिलाया गया है, तो उसकी शुद्धता की जांच करने के लिए लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट, इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो बताइए कि इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया था, किसने किया था इंसुलिन की खोज? तो किसने की थी? सर फ्रेडरिक बैटिंग ने और चार्ल्स बैटिंग, दो लोगों ने मिलकर की थी, जिसके मतलब कि बैटिंग ही नाम आएगा इसमें मोस्टली। तो बैटिंग ने की थी इंसुलिन की खोज। समझ में आ गया? जैसे कहते हैं वो एक प्रकार के कनाडा के सर्जन थे और कहते हैं एक मेडिकल छात्र भी थे।
समझ में आया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 101 और 102। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपने क्लास पढ़ी है, आपको साइंस के बारे में क्या आता है। दोनों क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हुए हैं पिछली बार ग्रुप डी के एग्जाम के अंदर। तो पहला आता है कि टोलमी पृथ्वी का सिद्धांत क्या कहलाता है, और नेक्स्ट आता है कि अंतरिक्ष दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। इसका आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं आपका मतलब क्या वेट करूंगी आप मुझे कमेंट में क्या रिप्लाई करते हैं। और इसके साथ ही मैंने आपको जितने क्वेश्चन कराए इसमें से कितने क्वेश्चन आपसे सोल्व हुए, कौन कौन से क्वेश्चन आपको पहले से आते थे, इसके बारे में ज़रूर बताना। एंड आपकी कोई भी मतलब कि एडवाइस हो, कुछ मतलब चेंजमेंट करवाना चाहते हो तो उसके बारे में भी कमेंट में बताना। मैं आपके सभी कमेंट पर ध्यान दूंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना।